हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा हो गया था इंस्ट्रक्शन क्लर्क तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद है हमारा कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होता है कि फिक्स टाइम करना, किसी भी काम को स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा और उसको कंप्लीट करने का जो टाइम होगा वो हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क शो करता है। और साथ ही साथ हर काम के लिए कितनी कॉस्ट होनी चाहिए ये भी हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिफाइन करता है। लास्ट डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि हर काम एक ऑर्डर में होना चाहिए, एक सिस्टमेटिकली वे जो होना चाहिए उसी में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वर्क चलता रहे, वो हमारा डिसिप्लिनियर का काम होता है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सेकंड हमारा जो है प्रोडक्शन इंचार्ज में। तो प्रोडक्शन इंचार्ज हैज ऑल्सो 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करेगा, सारी अरेंज करेगा मशीन्स को, टूल्स को, जितने भी रिसोर्सेज होगा उन सबको गैंग बॉस अरेंज करेगा। सेकेंड हमारे स्पीड बॉस का काम है अब जो टाइम एंड कॉस्ट, टाइम जो डिफाइन किया था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने, उसकी अकॉर्डिंग उसे स्पीड बॉस पे स्पीड मेंटेनेंस करना होगा, कितनी स्पीड में काम हमारा जल्दी जल्दी हो पा रहा है या फिर नहीं हो रहा है। थर्ड है रिपेयर बॉस का काम है कि अब काम हो रहा है तो मशीन्स लग रही, मशीन सही है या नहीं है, टाइम टू टाइम उन्हें भी चेक करते ना कि मशीन और टूल्स जितना है वो अपनी वर्किंग कंडीशंस में है, बीच में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही मशीन्स एंड टूल्स में। तो ये हमारे रिपेयर बॉस का काम है। एंड फोर्थ इज इंस्पेक्टर हमेशा क्वालिटी चेकिंग का काम करता है और साथ ही साथ ये भी चेक करता है कि जितना भी काम हो रहा है वो एक प्रॉपर मैनर में हो रहा है या फिर नहीं। तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया फंक्शनल फोरमैनशिप। सेकेंड है हमारी टेक्निक स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब अभी तक हमने जो पढ़ रखा है, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स क्वालिटी, बट यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स नॉट ओनली बट क्वालिटी बट ऑल्सो फॉर द क्वांटिटी, कितनी हम क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, उसकी पैकिंग क्या है, वेट क्या है, किन सारी चीज, साइज, टाइप, वेट, मेजर्स, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी चीज को स्टैंडर्डाइजेशन एक सेटअप करना होगा। जो भी आपने स्टार्टिंग में सेटअप रखा है उसी सेटअप के अकॉर्डिंग आपकी हर एक यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो वो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन कराता है कि आप एक जो यूनिट बना रहे हो हर बार यूनिट्स उतनी ही होनी चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड हमारा इसी में सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क। सिंप्लीफिकेशन का मतलब कि अब जितना भी हो सके हम काम को सीधा सीधा कर दे, जितना भी हमारी अनप्रोडक्टिव थिंग्स है उनको हटा दे और जितनी प्रोडक्टिव थिंग्स है यानी सिंप्लीफिकेशन, जितना भी काम सीधा सीधा हो पाएगा, जितना सिंप्लीफाई हो जाएगा उतना ही ज़्यादा हम वर्क को सिंप्लीफाई कर दे। सिंप्लीफिकेशन करने से हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा क्योंकि वर्कर्स हमारे ईजिली वर्क कर पाएंगे। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के लिए जितनी लेबर्स की नीड है, जितनी मशीनरी की नीड है, वो सारी चीज़ों को हम एक जगह पर इकट्ठा करें और उसके बिहाफ पर हम अच्छे तरीके से काम कर पाए। अपने काम को आसान बनाना हमारा सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। अब थर्ड है हमारा इसके बाद वर्क स्टडी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वर्क स्टडी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वर्क स्टडी में ही मेन काम का तरीका आता है कि कैसे काम को करना है। तो वर्क स्टडी में हम काम को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वर्क स्टडी में हमारी होती है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडीज जब लेबर हमारा कंटिन्यू काम करते रहेगा तो उसे थकान हो जाएगी और उस थकान के लिए फैटिग स्टडी बनाएगी कि आपको लेबर को टाइम टू टाइम पर रेस्ट देना है। तो फैटिग स्टडी डिसाइड करती है कि कितना आपको रेस्ट देना है, कब कब देना है, कितनी देर का देना है। क्योंकि इसमें 3 चीज होती है। फर्स्ट हमारा होता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल, सेकेंड द ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट इंटरवल और द नंबर ऑफ द रेस्ट इंटरवल। अब कितना रेस्ट मिलना चाहिए, कितनी देर का मिलना चाहिए और कितनी बार मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा किसी को 3 बार रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए, तो कितनी देर का मिलना चाहिए, 15 मिनट का मिलना चाहिए और कितने घंटे बाद मिलना चाहिए, कम से कम 4-4 घंटे बाद मिलना चाहिए। हर एक लेवल के लिए अलग होता है। जैसे कोई मेंटली वर्क कर रहा है तो उसे क्या चाहिए, मेंटली वर्क करने वालों को आप थोड़ी देर बाद रेस्ट दो लेकिन थोड़ा लंबे पीरियड के लिए दो। इसी तरह जो फिजिकली वर्क कर रहे हैं, जैसे हमारे लेबर्स है फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो फिजिकल वर्क में उन्हें जल्दी आराम की, क्योंकि वो जल्दी थक जाएंगे और जल्दी थक जाएंगे तो ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें जल्दी जल्दी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आप उन्हें हर 1 घंटे के बाद या फिर हर 2 घंटे के बाद 4-5 मिनट का रेस्ट पीरियड दे सकते हो। तो इसमें डिफाइन करना होता है कितनी बार देना है आपको रेस्ट इंटरवल, कितने मिनट का देना है और कितने टाइम के बाद देना है। 4 घंटे बाद देना है, 5 घंटे बाद देना है, 2 घंटे बाद देना है। ये सारी हमारी फैटिग स्टडी में डिफाइन किया जाता है। अब उसके बाद होती है हमारी मेथड स्टडी। मेथड स्टडी डिफाइन करती है कि
आप कौन सा मेथड यूज करोगे, मेथड कि आप लेबर इंटेंसिव यूज करना चाहते हो कि मशीन इंटेंसिव यूज करना चाहते हो, जो भी मेथड आपने बेस्ट मेथड निकाला है जिसके थ्रू आपकी कॉस्ट कम आए और आपको ज़्यादा से मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सके, वो हमारी मेथड स्टडी में आता है। तो ये कंपनी टू कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है कि आप कौन सी मेथड स्टडी को यूज कर रहे हो। चाहे तो आप लेबर इंटेंसिव यूज कर लो, अगर आपको लगता है कुछ काम मेरा ऐसा है जिससे हमें लेबर के थ्रू ज़्यादा अच्छे से काम हो सकता है तो हम लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे, या फिर कुछ प्रोडक्शन ऐसा हम करें जिसमें मशीन का ज़्यादा काम है तो हम मशीन इंटेंसिव यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है जो भी आपका बेस्ट मैथड हो, या किस एक ही चीज़ में किस हद तक हमें लेबर का यूज करना है, किस हद तक मशीन्स का यूज करना है, विच एवर इज बेस्ट यू कैन यूज इट। फिर इसके बाद है हमारा टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी डिफाइन करती है कि एक ही चीज़ को, एक ही यूनिट को बनने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो टाइम स्टडी हमें हमेशा यही सिर्फ बताती है कि एक स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए, एक वर्कर को कितना टाइम लेना चाहिए काम के लिए। इसके लिए मैंने शायद पहले भी एक एग्जांपल दिया है कि जितना भी आपको एग्जैक्ट टाइम लगना चाहिए आप उसी टाइम को डिफाइन करो। कि हम एक नॉर्मल वर्कर्स, हम 3 वर्कर को एक साथ काम कराते हैं, तो हो सकता है एक वर्कर हमारा काम को, जैसे एवरेज टाइम मैंने मान लिया 5 मिनट, तो हो सकता है एक वर्कर मेरा 6 मिनट में काम को कंप्लीट कर रहा है, दूसरा 4 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, तीसरा 7 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कितने मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो हमें ना ही उसको लेना है कि स्पीड वाले को ले ले कि जिसने जल्दी काम कंप्लीट, ना बहुत डिले वाले को लेना है जिसने 7 मिनट लिया, ना हम 4 मिनट को ले सकते हैं ना हम 7 मिनट। तो हम एक ऐसा टाइम डिफाइन करें जिसमें कोई भी काम इजीली हो जाए। जैसे इसमें हम कह लें कि हमें एक 6 मिनट का टाइम मिल जाए जिसमें हमारा काम कंप्लीट हो। तो ये टाइम स्टडी डिफाइन करती है कि बहुत सारे लोग पर आप देखो, आपको एक यूनिट को बनाने के लिए जितना टाइम होगा आप अपने लेबर्स को उसी तरह मोटिवेट करो कि आप इतने टाइम में आपको पर यूनिट कंप्लीट करनी ही करनी होगी। इसके बाद है हमारी मोशन स्टडी। मोशन स्टडी डिफाइन करती है कि कितना मोशंस होना चाहिए, यानी कि आपका जो वर्कर है परफॉर्म करते समय कितनी प्रोडक्टिविटी और अनप्रोडक्टिविटी थिंग्स को करता है। प्रोडक्टिविटी जितनी, देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्कर बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव थिंग्स करता है तो वो जल्दी टायर्ड हो जाएगा, और जल्दी टायर्ड हो जाएगा तो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें चाहिए कि हमारा जो लेबर है वो अनप्रोडक्टिव थिंग्स को कम करे और प्रोडक्टिव थिंग्स को ज़्यादा करे। जैसे अभी हमने लास्ट में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जिसमें हमने देखा था सारी चीज़ें सीक्वेंस में होनी चाहिए। या एग्जाम्पल के लिए मोशन स्टडी हम ले सकते हैं, हमने रेस्ट इंटरवल दिया लेकिन जो रेस्ट करने का प्लेस है वो कैंटीन एरिया हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अब लेबर 2 किलोमीटर जाने आने में ही थक जाएगा तो उसे रेस्ट का कोई फायदा नहीं होगा। तो मोशन स्टडी में हम देखेंगे कि हमारी जो प्रोडक्टिव थिंग्स है वो ज़्यादा हो, अनप्रोडक्टिव थिंग्स को हम रिमूव करते चले। टूल्स किट है, हम जहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको टूल्स किट प्रोवाइड करते हैं, वहीं मशीन्स प्रोवाइड करते हैं, वहीं पर हम उनको रेस्ट करने के लिए कैंटीन प्रोवाइड कर दें कि सारी चीज़ों में वो टाइम ना वेस्ट करें और जल्दी जल्दी काम कर लें। ये तो हमारी होगी वर्क स्टडी में 4 टाइप्स जो हमने डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम, जो लेबर जितना काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसे हमें पीस वेज देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें वेजेस भी प्रोवाइड करने चाहिए। अब ये सिस्टम मोस्टली यूज होता है जब हमें एक्स्ट्रा वर्क कराना होता है अपने लेबर से। तो FW टेलर बोलते हैं कि आपको अगर एक्स्ट्रा वर्क कराना है अपने लेबर से तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी भी पे करनी चाहिए। अब एक्स्ट्रा सैलरी, जैसे एग्जांपल के लिए आपके ऊपर अचानक से 1 मंथ में टारगेट आ गया है कि आपको ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। अभी तक आपके हर लेबर के उसमें सिर्फ 900 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, अभी आपको 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा। तो जितने भी आप अपनी सैलरी दे रहे हो आप डिफाइन कर लो कि जो भी लेबर 100 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता है मैं उसे 10 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग और ज़्यादा दूंगा। तो इससे लेबर क्या होगा, अगर लेबर को ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो वो ज़्यादा काम करेगा। तो जिसने 100 यूनिट्स बना ली आप उसे 1000 रुपये दे दिए, जिसने 90 यूनिट बनाई आपने उसे 90 यूनिट के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंशियल पीस वेज, जो जितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाएगा आप उसके अकॉर्डिंग पैसे उसे पे करो। ये बोलते हैं FW टेलर, जिससे एम्प्लॉयज मोटिवेट होकर काम करें तो ज़्यादा अच्छे काम कर पाएंगे। तो ये हो गई हमारी 4 डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। एंड लास्ट इज मेंटल रिवैल्यूएशन। मेंटल रिवैल्यूएशन से इसकी आप अपने एम्प्लॉयज में फुल्ली अच्छा बिहेवियर रखो जिससे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स बहुत अच्छा काम करें। उनका मेंटल एटीट्यूड्स चेंज होना चाहिए, मैनेजमेंट का अपने वर्कर्स के लिए, वर्कर्स का अपने मैनेजमेंट के लिए, दोनों का एक दूसरे के लिए मेंटल रिवैल्यूएशन होनी चाहिए, चेंजेस होनी चाहिए, एटीट्यूड चेंज होनी चाहिए, कि कॉपरेशन होना चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। थर्ड थिंग ये होती है हमारी कि अगर ऐसा नहीं लगे मैनेजर्स को सिर्फ ये नहीं सोचे कि वो वर्कर्स हैं उनका कोई मतलब नहीं, या वर्कर सिर्फ ये नहीं सोचे अरे बॉस है तो बॉस ही रहने दो, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब। ये दोनों ही एटीट्यूड का हमें चेंज करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को
अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फंक्शन ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हो गए और ये उनकी टेक्निक्स हो गई। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन मैसेज मी। ओके, थैंक यू क्लास।